सेल्स में फोरकास्टिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? फोरकास्ट क्या है कि लास्ट प्रीवियस ईयर के डाटास पे कंपटीटर्स कितनी मार्केट कर रही हैं, कितना मार्केट पोटेंशियल है, क्या पैक साइज है, क्या कस्टमर्स का टारगेट ऑडियंस है, उसके बेस पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप फोरकास्ट करते हैं। टेक्निकल प्लानिंग करी, प्रोडक्शन प्लानिंग करी, मटेरियल प्लानिंग करी और फाइनेंस कितना लगेगा वो प्लानिंग करी। फिर इनको ओवरऑल देखा जाता है कि हमने ये जो एक डाटा लिया है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज सीम्स टू बी। तो सर, अगर किसी कंपनी का फोरकास्ट गलत हो जाए तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट किस चीज पर आता है उस कंपनी में? किसी कंपनी का फोरकास्ट गलत हो जाता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट वो स्टक अप होना शुरू हो जाता है, मार्केट में मूव नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात एक और है। तो क्या सर इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पूरा डिपेंड हो जाता है फोरकास्टिंग के ऊपर? हर चीज डिपेंड होती है। फोरकास्ट आप एक चीज कर रहे हैं, सपोज आपने कहा कि मैं प्रवीण सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। कैसे हैं सर आप? अच्छा है सर। सर, आज एक और नई टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया जब भी किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं ना, तो हमेशा जब वो बात करते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अभी ये काम चल रहा है, 5 साल बाद जाके इस पे इतना रिटर्न आने वाला है, इतना हमें प्रॉफिट होगा, इतने हम इसको सेल कर लेंगे, 10 साल बाद ये होगा, 15 साल बाद ये होगा। तो इतना सब कुछ हमें उनसे सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कैसी प्लानिंग है कि एग्जैक्ट बंदा बिल्कुल श्योरली कहता है कि भाई मेरा बिजनेस इतने साल बाद यहाँ पर होगा। तो मैंने सोचा कि आपसे समझने से बेटर और क्या हो सकता है। तो थैंक आज यू सर। इतना ही हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर पूरा। तो सबसे पहले सर इसी से शुरू करते हैं कि सेल्स में फोरकास्टिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? सर फोरकास्टिंग आप सेल्स में कहें, किसी भी फील्ड में कहें, एक बहुत एमिनेंट रोल प्ले करती है। उसके बेस पे ही आप सारी आपकी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। पर फोरकास्टिंग आप कर सकते हैं अगर आपके लिए एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में, बिल्कुल आप एंट्रेंट होने जा रहे हैं, आप फोरकास्ट कहाँ से करेंगे? आपको मालूम ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। फिर जब आप फोरकास्ट करते हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके मन में यही प्रोडक्ट क्यों आया कि मैं शैम्पूस में आना चाहता हूँ, मैं टॉयलेटरीज में आना चाहता हूँ, मैं शेविंग क्रीम्स में आना चाहता हूँ, या मैं फूड प्रोडक्ट्स में आना चाहता हूँ, बिस्किट्स में क्यों आया? जी। आपको आइडिया कहाँ से मिला? जब आपको आइडिया मिला फिर आइडिया के ऊपर आपने क्या वर्क किया? आपने मार्केट देखी, लोकल मार्केट्स देखी आपकी, क्या आपने उसकी मार्केट पोटेंशियल जानने की कोशिश की, कितने हज़ार की करोड़ की? आपको जब फिगर्स देखेंगे तो कितने पता चलेगा इतने लाख करोड़ की मार्केट है। और फिर आप देखेंगे यार इतने लाख करोड़ की मार्केट है, आप लगाएंगे यार 2% तो मैं आ ही जाऊँगा, 5% मैं कर ही लूँगा। फिर ऐसा नहीं होता सर। किसी टाइम पे 2% अचीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए। ओके। क्यों? उसके लिए एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस चलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, आप पहले मार्केट की उसकी नॉलेज लीजिए। इस क्या प्रोडक्ट क्यों करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं प्रोडक्ट क्यों करने जा रहा हूँ। आपकी उसमें क्या कंपेटिबिलिटी है, आपको नॉलेज है, आपके पास उसकी टेक्निकल नॉलेज है, आप किस हिसाब से प्रोडक्ट कर पाएंगे। आपको ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आना एक अच्छी बात है, होना चाहिए आदमी को। उसको बिना कॉन्फिडेंस के आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो होना ज़रूरी है। बट ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं है। आप बेसिक्स उसके लिए देखिए। आप सपोज आप बिस्किट्स में आना चाह रहे हैं, जब आपके मन में एक आइडिया है कि इस काम को करना है, उस काम के लिए आपको मार्केट पोटेंशियल देखना ज़रूरी है जी। कितनी है। फिर आप देखेंगे कि इसमें कंपटीटर्स कौन कौन हैं, क्या एमएनसीज हैं, लोकल मार्केट्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, आप वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है, किस किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो मॉडर्न ट्रेड के थ्रू काम कर रहे हैं या जनरल ट्रेड के थ्रू काम कर रहे हैं, या होरेका को भी वो कर रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट्स लेनी पड़ेंगी। फिर आप देखेंगे कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपटीटर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या हैं, कितने साल से काम कर रही हैं। क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो तो डॉलर में स्पेंड करती हैं, उनका डॉलर हमारे कम से कम 95 रुपीज़ के बराबर आ जाता है, और हमारा तो 1 रुपया ही है सर। जी। फिर हमें देखना कि हमारी स्टैंडिंग्स क्या है। मोटे मोटे तौर पर इसका ये मतलब रहता है फोरकास्टिंग का कि आप क्या प्रोडक्ट कितने वक्त में किस हिसाब से आप बेचने की सोच रहे हैं। नॉर्मल अब जो काम लोग ऑलरेडी मार्केट में है वो तो ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये पिछले साल का प्रीवियस डाटा है, मैं इस पर 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 15% की सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट उसके साथ फिर मार्केटिंग, फिर एक्टिविटीज़ रहती हैं।
आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंपटीटर भी तो है मार्केट में, कंपटीटर भी कर रहा है। आपने कहा जी मैं इस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस पे लाऊंगा, इतना ऐड करूंगा, इतना प्रमोट करूंगा, ये कंज्यूमर्स को दूंगा और ये करूंगा, इस बेस में ये करूंगा। फिर आ जाती है कि आपने एक टोटल करा कि मैं इतने मेट्रिक टन या इतने मैं टन की मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। फिर उसको माइक्रो लेवल पे आप करेंगे, कौन कौन से पैक साइज लाएंगे मार्केट में, किस पैक साइज पे लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, कौन कौन सी मार्केट्स करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर देखेंगे कि मैं इंटेंसिव मार्केट करूं या एक्सटेंसिव मार्केट करूं। इन सब डाटास को देखते हुए आप फोरकास्ट किसी हद तक कर पाएंगे। फिर आप प्लानिंग भी करेंगे जी। अगर ये मैं सपोज करता हूँ कि मैं 200 टन की मैं मार्केट करता हूँ किसी एक्स प्रोडक्ट की, उसमें आपको देखना होगा कि प्रोडक्शन मटेरियल क्या लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, फंड्स क्या लगेंगे। आपको जो इसके ऑफिशियल्स हैं, जो कंसर्न्ड मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, आपको उनकी राय लेनी पड़ेगी। आप उनके साथ एक बैठ के एक प्लान करना पड़ेगा, बट वो प्लान एक एस्टिमेटेड होगा। वो प्लान 10 से 15% वेरी कर सकता है नॉर्मल वे में, बट इससे ज़्यादा अगर वेरी करता है तो आपकी प्रेडिक्शंस में कहीं ना कहीं गलती है, जिसको कि समझना ज़रूरी है। तो अगर हम मोटे तौर पे गए कि फोरकास्ट क्या है कि लास्ट प्रीवियस ईयर के डाटास पे कंपटीटर्स कितनी मार्केट कर रही हैं, कितना मार्केट पोटेंशियल है, क्या पैक साइज है, क्या कस्टमर्स का टारगेट और ऑडियंस है, उसके बेस पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप फोरकास्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर प्लानिंग्स और फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। ये वैसा वर्षा है, इधर आपने फोरकास्ट करी, उधर आपने प्लानिंग करी, टेक्निकल प्लानिंग करी, प्रोडक्शन प्लानिंग करी, मटेरियल प्लानिंग करी और फाइनेंस कितना लगेगा वो प्लानिंग करी। फिर इनको ओवरऑल देखा जाता है कि हमने ये जो एक डाटा लिया है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज सीम्स टू बी हैपन, कैन हो सकता है, ये चीज़ है सर। एक चीज़ मैंने सर और ऑब्जर्व करी है कि लोग जब प्लानिंग करते हैं तो अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि मेरा ये सेल्स टारगेट है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्स टारगेटिंग में और सेल्स फोरकास्टिंग में। तो इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है? सर सेल्स फोरकास्टिंग जो होती है बेसिकली लंबे टाइम के लिए होती है। आपने करी कि मैं 5 साल का मैंने प्लान बनाया जी। फर्स्ट ईयर मेरी ये प्लानिंग रहेगी, सेकंड ईयर रहेगी, थर्ड ईयर रहेगी, मैं 5वें साल में जाके मैं इसको अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, प्रोडक्शन उसी के बेस पे की जाती है। ओके। आपने प्लान करा कि मैं 200 टन कोई प्रोडक्ट बेचूंगा, उसमें आ जा कि आप पैक वाइज कितना बेचेंगे। ओके। जब पैक वाइज करेंगे आप, उसके हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग की जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के ये इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं सर। ओके। आपने जब प्लान करा, आपने 1 केजी का पैक लाए, उसके बाद 500 ग्राम का पैक लाए, फिर 200 ग्राम का पैक लाए। फिर आपने एक चीज़ और सोची, जो आप कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, इमीडिएटली कोई भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट्स में 1 केजी का पैक नहीं परचेज करेगा। बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो जानता है कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ट्रस्टी है सबको, फिर भी वो एक प्रोडक्ट एक बार ट्राई करना शुरू करेगा। तो हो सकता है मुझे 50 ग्राम का पैक लाना पड़े, मुझे 20 ग्राम का पैक लाना पड़े, मुझे उसमें सर्विंग्स देनी होंगी कि ये जो प्रोडक्ट है इतने रुपए का है, इतने टाइम के लिए इतनी सर्विंग्स का है प्रोडक्ट। उसके बेसिस पे आप पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे। राइट। उस चीज़ में हर चीज़ देखी जाएगी। हाँ, इसमें फिर वेरिएशंस रहेगा कि सपोज आपने 1 केजी का रखा मैं 10% बेचूंगा, 500 ग्राम का रखा मैं 30% बेचूंगा, 250 ग्राम का रखा मैं 25% बेचूंगा। आपको फिर ये हो सकता है चेंजेस करनी पड़ जाए। क्यों? मार्केट में अब जब आप देंगे, एक्चुअल रिस्पॉन्स आपको कस्टमर से ही मिलेगा। कस्टमर्स किस प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, किस पैक को लाइक कर रहा है। हो सकता है फैमिली उसकी 4 की है, उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट, घर में 500 ग्राम का पैक लेके आ गया, और न्यूक्लियर फैमिली है, वो 20 ग्राम का पैक लेके आ गए। बिल्कुल। तो ये आपको प्रोडक्शन प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। इसमें 10 से 15% का डिफरेंस हमेशा गैप रहेगा ही रहेगा। ओके। फिर आपको जब आपने देखा मार्केट में, फिर आपको रीवैल्यूड करेंगे। 1 मंथ पहले मैंने करा था कि मैं 500 ग्राम इतना बेचूंगा, 200 ग्राम इतना, 300 ग्राम, पर कस्टमर का रिस्पॉन्स अलग मिला है। कस्टमर कहता है कि मैं 200 ग्राम ही खरीद रहा हूँ, बट आप चाहते हैं कि कस्टमर 500 ग्राम खरीदे। आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको फिर उसमें प्रमोशंस देनी पड़ेंगे, आपको अट्रैक्शन देना पड़ेगा कि कस्टमर अगर 200 ग्राम मांगता है उसको 200 ग्राम दीजिए, मना मत करें, बट उसको 500 ग्राम लेने के लिए एनकरेज करें। एनकरेज करने के लिए सर्टेनली वो कुछ आपसे कूपन मांगेगा, डिस्काउंट मांगेगा, और फिर आप उसको ऑफर करें। तो ये प्लानिंग्स आपको एटलीस्ट मंथली तो रिव्यू करनी ही पड़ेंगी। ओके।
तो सर आपके एक्सपीरियंस में जो ये फोरकास्ट होता है जो बिजनेस ओनर्स अपना करते हैं, वो हमेशा क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है और उसको अचीव किया जा सकता है, या फिर कोई एक एस्टिमेशन होता है कि भाई इतने के आसपास हम लोग कर लेंगे? सर ये प्रोजेक्शन जो होती है एस्टिमेटेड ही होती है। ओके। एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन जो होती है आपकी प्रीवियस डाटास को देख के होती है, आपके कंपनी में आप कितना इसको अचीव करा है अभी तक आपने टारगेट्स। सपोज अपने लास्ट टर्म में 100% अचीव कर लिया, अब आप इसको सोचिए मैं 10% और अचीव करूँ, 15% और अचीव करूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स बनाए। ये हमेशा ही एक एस्टिमेटेड होता है, बट एस्टिमेटेड में आप कहें कि 25-50% का फ़र्क नहीं होता, 10 से 15% आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं। ओके। कंसिडरिंग आप जब कुछ प्रोडक्शंस कर रहे हैं, कंपटीटर भी तो मार्केट में है सर, हम्म। न्यू एंट्रेंट्स भी मार्केट्स में आ रहे हैं, न्यू स्टार्टर्स भी मार्केट्स में आ रहे हैं, जी। वो भी तो आपके प्रोडक्ट्स को हैम्पर कर सकते हैं। मैंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाया, आज दे के गया, हो सकता है मेरे पास दूसरा कंपटीटर आ गया, उसने रिटेलर को कुछ और समझा दिया, उसने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसका ले लिया, सही बात। क्योंकि रिटेलर इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जी। उसको फोर्स नहीं है। बिल्कुल। तीसरा न्यू स्टार्टअप आ गया, वो कहता है यार मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे मार्केट में प्रेजेंस चाहिए, मैं लो मार्जिन पे काम करूँगा, उसने और कम रेट पे माल दे दिया और अच्छे रेट पे माल दे दिया। तो ये जितनी भी आपकी प्रोडिक्शंस हैं, फोरकास्ट है, ये एक एस्टिमेटेड होती है। ओके। एस्टिमेटेड होती है, आपके मार्केट पोटेंशियल को आपने देखा, आपने फिर कंपटीटर्स को देखा, अपने प्रीवियस सेल्स डाटास को देखा, आप मार्केट में और क्या इनोवेशंस लेने जा रहे हैं। आज आप एक्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हो सकता है आप कहें कि यार मैं ये नया प्रोडक्ट लाता हूँ, इसकी मार्केट में कुछ डिमांड है, हमने ऑब्जर्व करा है, फीडबैक ली है, तो मैं नया प्रोडक्ट लाता हूँ, वो प्रोडक्ट आपको सपोर्ट कर जाएगा। ये बेसिकली वॉल्यूम्स में ही रहता है, जो अपना अमाउंट की बात करते हैं वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। तो सर कितना क्रिटिकल रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोरकास्टिंग का? मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फोरकास्टिंग कर ही नहीं रही, तो क्या लॉस हो सकता है उनका? सर उसका लॉस ही लॉस है, उसको बिना पता ही नहीं मैंने करना क्या है। अच्छा। सेल्स फॉरकास्ट आपको एक बेसिकली एक फॉरकास्टिंग आपके की आपके सामने एक पिक्चर है, आपके सामने विजन है कि मैंने इतने साल में इतने दूर तक जाना है, इतनी ये काम करना है। अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, फिर उसको रिव्यू करते हैं, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसको फोरकास्ट करेंगे ही नहीं, कितनी प्रोडक्शन चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एट एंड ऑफ द डे आके आप एक मैसअप हो जाएगा आपके पास। और सबसे बड़ी बात है इसमें, फोरकास्ट अब जब करते हैं तो अपने कंपटीटर्स को देखा, मार्केट पोजीशन को देखा, अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी देखिए, कितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग है। अगर एक नया प्रोडक्ट लाते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग, आपके को पहुंचने में ही महीनों लग जाएंगे कस्टमर तक। हम्म। अगर आप बड़ी एमएनसीज की बात करते हैं, आज कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं XYZ, उनके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि 2 दिन के अंदर वो नेशन वाइड प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देते हैं। उसी के बेस पे वो एडवर्टाइज भी प्लान करते हैं नेशनली, जी। जिसका उनको बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपने नेशन वाइड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराया और आपने ऐड दे दिया, आपका ऐड वेस्ट जाएगा, बिल्कुल। आपको उसकी वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल पाएगी, तो फिर जी। आप क्या करें। तो ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सर, इसको फिर मैं कंसाइज करता हूँ, मार्केट पोटेंशियल देखिए, कंपटीटर्स को देखिए, न्यू स्टार्टअप्स को देखिए, न्यू एंट्रेंट्स को देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या नई चीज़ें हैं, क्या वही आप 200 ग्राम 500 ग्राम या कुछ वही प्रोडक्ट्स पुराने बेचते रहेंगे, कोई इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कस्टमर के लिए, कुछ स्कीम्स लेके आ रहे हैं, कोई फेस्टिवल स्कीम्स लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा डिस्काउंट्स लेके आ रहे हैं कि जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस दे। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, आपका प्रेजेंट भी फोरकास्टिंग के ऊपर ही डिपेंड है कि आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं चीज़ों को। जी, दोनों चीज़ें डिपेंड है सर। तो सर अगर किसी कंपनी का फोरकास्ट गलत हो जाए, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट किस चीज़ पर आता है उस कंपनी में? अगर सर किसी कंपनी का फोरकास्ट गलत हो जाता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट, वो स्टकअप होना शुरू हो जाता है, ओके। मार्केट में मूव नहीं कर पाता। मैं ए एक्स प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मार्केट में वाई प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट में वाई प्रोडक्ट में जेड प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो कस्टमर उसको समझना चाहिए उस समय को। और सबसे बड़ी बात एक और है, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप स्टकअप हो रहे हैं, तो इसमें आप अपने आप को एक फील ना करें, शेम फील ना करें कि यार ये क्या हो गया। आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ बैठिए, सेल्स टीम के साथ बैठिए कि कहाँ ऐसा पॉइंट रुक गया स्टकअप कि हम यहाँ रुक गए हैं, हम आगे अचीव नहीं कर पा रहे। उनसे आप ओपनली डिस्कस करिए। अगर कोई क्रिटिकली आपको
बताता है, करता है, तो उनके क्रिटिक्स को आप वेलकम करिए। उसको एज़ ए क्रिटिसिज़्म मत लीजिए, क्योंकि आप मानेंगे कि कोई भी आदमी क्रिटिसिज्म कब करता है, एक तो आदमी की हैबिट होती है क्रिटिसिज्म करना। अगर कोई आपको एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके पॉइंट्स को लेने की कोशिश कीजिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके मन में क्या है। ठीक है, आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया, पर जो फील्ड फोर्स मार्केट में है, एक्चुअल नॉलेज वो आपको दे पाएंगे। कहाँ रुक रहे हैं, किस रिटेलर पे रुक रहे हैं, किस मार्केट में रुक रहे हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे रुक रहे हैं, कौन सा चैनल उन्होंने नई स्टेप किया कि वजह से हमारे प्रोडक्ट रुक गया मार्केट में आके। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि कभी भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी फोरकास्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उसको रिव्यू कीजिए। हो सकता है वीकली रिव्यू करना पड़े शुरू में, बाई वीकली, मंथली भी रिव्यू करना पड़े, तो आप करिए। हो सकता है एक मार्केट में अपने टारगेट पूरा कर लिया, दूसरी मार्केट में आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए, वॉल्यूम ओवरऑल पूरा कर लिया, बट अब रीजन वाइज टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए अचीव, तो आपको रीजन वाइज सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ तो मेरे को ये बेनिफिट मिल गया, यहाँ बेनिफिट क्यों नहीं मिला जी। वहाँ के लिए आपको स्पेसिफिक स्कीम, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी मार्केट में। तो सर अभी तक हमने जितनी बात करी है उसमें हम बार बार सुन रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट प्रोडक्शन आपको फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग करना है, आपको एनालिसिस के बेस पे करना है। तो इसी को ही थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जो हमने सेल्स फोरकास्टिंग करी है उसके बेस पे प्रोडक्ट प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है। सर आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो हमने फोरकास्टिंग करी है, अब फोरकास्टिंग आपने 1 साल के लिए करी है अभी जो आपने, हो सकता है आपको किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा एक आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप उसको फिर रिव्यू करिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करिए, एक्सपैंड करिए, उसको मार्केट में कस्टमर के हिसाब से आप अवेलेबल करवाइए। बट एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट्स आपको अभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी आप उतने ही एफर्ट्स आप मार्केट में दीजिए। आपने मेरे पास आए, आपने मेरे पास कोई एक्स प्रोडक्ट 200 ग्राम का मांगा, ठीक है, मैंने आपको दिया इमीडिएटली, सर ये है, सर ये 500 ग्राम का प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, इसमें आपको इतने का बेनिफिट है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए। जब आपके पास ऑप्शंस आ गए, आपके पास फ्रीडम होगी कि मैं 500 ग्राम लूँ या 200 ग्राम लूँ। आपकी नीड 200 ग्राम की है, ठीक है, पर आपको बेनिफिट मिला, आप 500 ग्राम का पैकेट लेके चले गए। जब आप 500 ग्राम का पैकेट घर पे लेके चले गए, मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट मिला डिस्काउंट, पर मेरे हिसाब से मुझे वॉल्यूम मिला जी। आपके घर में जब 500 ग्राम का पैकेट जाएगा तो नेचुरली कंजप्शन ज़्यादा होगी। बिल्कुल। जब कंजप्शन ज़्यादा होगी तो नेक्स्ट टाइम फिर आप मेरे पास 500 ग्राम का पैकेट लेंगे। बिल्कुल। तो ये आपको हमेशा रिव्यू करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट जो है। तो क्या सर इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पूरा डिपेंड हो जाता है फोरकास्टिंग के ऊपर? सर हर चीज़ डिपेंड होती है। फोरकास्ट आप एक चीज़ कर रहे हैं, सपोज आपने कहा कि मैं एक्स प्रोडक्ट इतनी पैकेजिंग मीट्रिक टन्स बनाऊंगा जी। उसके बाद उसकी प्रोडक्शंस भी आप अवेलेबल करवाएंगे मटेरियल, उसके बाद उसकी जब प्रोडक्शंस करवाएंगे उसकी मार्केट इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको सबसे चीज़ें पहले ये देखनी होगी कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी रहे और मार्केट में फ्रेश भी रहे। ऐसा ना हो कि आपने 2 महीने पहले प्रोडक्ट बना लिया और जब मार्केट में गया तो वो 6 महीने की एक्सपायरी के साथ गया। बिल्कुल। एक बहुत क्रूशियल स्टेप्स, वर्किंग स्टेप्स हैं कि आपको हर चीज़ पे मिनटली देखना पड़ेगा। आपने फोरकास्टिंग को देखा, आपने प्रोडक्शन को देखा, आपने प्रोडक्शन वाइज फिर पैकेजिंग को देखा, फिर आपने देखा कि किसी जगह पे ये प्रोडक्ट यहाँ स्टकअप हो रहा है, उसको वहाँ से मूव कराइए। इंस्टीड की नया मार्केट पे प्रोडक्ट बनाने की जगह, नई प्रोडक्शन करने की जगह, जहाँ ये प्रोडक्ट स्टकअप है और मूव नहीं कर पा रहा है, उसको इमीडिएटली वहाँ से मूव कराइए। जहाँ पे आपकी डिमांड है वहाँ आप दीजिए। ओके। आपको एक्सपेक्ट हो सकता है सब इतने में तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी, मेरा लॉस हो जाएगा, इतने में तो नया प्रोडक्ट बना के दे दूंगा, मेरे को वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकल पड़ेगा। नहीं सर, फाइनेंशियली ये कॉस्टली अगर पड़ेगा एक टाइम के लिए, आपका जहाँ से स्टॉक्स निकलेगा वहाँ आपको स्पेस मिलेगा नया प्रोडक्ट लाने के लिए, कोई और ला सकते हैं जी। फिर अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे, किसी रिटेलर पे स्टॉक्स पुराना स्टकअप हुआ हुआ है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा क्या कि कस्टमर कंपनी मेरा ध्यान रख रही है जी। कंपनी मेरा जब ध्यान रख रही है तो जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके प्रोडक्ट में वो और इंटरेस्ट लेगा। आज वो किसी चीज़ के 2 कार्टन्स ले रहा था, कल 4 कार्टन्स लेगा। बिल्कुल। ये जरूर रखेगा कि माइंड में मुझे सेल करना है, मुझे वापस नहीं करना, बट हाँ यार मेरा ख़राब होने लगा था, कंपनी ने शॉर्ट एक्सपायरी थी, मेरे से कंपनी एकदम वापस ले गई और कंपनी ने मुझे नया प्रोडक्ट दे दिया। तो ये सर्विस आपको मार्केट में देनी पड़ेगी, ये चीज़ें सब देखनी पड़ेंगी। आप उस समय प्रोडक्शन को मत देखिए, आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से मूव करिए जो शॉर्ट एक्सपायरी है, और जहाँ पे इमीडिएट डिमांड है वहाँ आप दीजिए, उसके बाद फिर नया प्रोडक्ट आप मार्केट में दीजिए।
ओके, तो सर अगर आप फाइनेंसेस की बात करें तो कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है फोरकास्टिंग के बेसिस पे? सर कैश फ्लो के लिए समटाइम्स क्या होता है कि बेसिक्स तो आप बना के रखते हैं, या कैश फ्लो मुझे इतना इतना बिजनेस चाहिए, उसमें जी। भी 15 से 20% का आप वेरिएशंस करके रखते हैं, मुझे ज़्यादा है। आप इंस्टीट्यूशंस रखेंगे, आपने बॉन्ड्स रखे हैं, आपने कुछ भी रखा, आपने प्रोडक्शन प्लान किया है। समटाइम्स होता है कि आप इन्वेंट्री को जब आप मैनेज करते हैं, कभी तो आप स्टॉक शुरू में तो आप स्टॉक्स मंगा लेते हैं, फिर बाद में क्या कर जब उसको मॉनिटर करते हैं तो इन्वेंट्री को आप मैनेज करना शुरू करते हैं। इन्वेंट्री को जब आप मैनेज करते हैं तो ओवर स्टॉकिंग नहीं होने देते। ओके। इनडायरेक्टली वो आपको कैश फ्लो को सपोर्ट करती है। जब आप देखते हैं कि मेरे को कैश फ्लो चाहिए, आप मार्केट में डिस्काउंट्स देते हैं, आप मार्केट में स्कीम्स देते हैं, आप मार्केट में टारगेट्स देते हैं। आप कहेंगे ये मेरा लॉस है, मैं कहता हूँ ये लॉस नहीं है। आपने अच्छा। उनको जो एक बेनिफिट दिया 2%, 5%, 10% का, आपने उनकी परचेजिंग पावर को एनहांस किया। हुँ। जब मार्केट में स्टॉक्स आपका गया, आपका वॉल्यूम सेल हो गया, जी। आ गया पैसा आपके पास जो इमीडिएटली आपको नीड थी। कस्टमर के यहाँ जब स्टॉक्स आ गया, तो कस्टमर के यहाँ जो कहते हैं कि स्टॉक मोर सेल मोर। हुँ। एक ये प्रोवर्ब है सेल्स में, स्टॉक मोर सेल मोर। जब कस्टमर के यहाँ स्टॉक्स रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ स्टॉक्स रहेगा, जितना स्टॉक्स उसके यहाँ ज़्यादा रहेगा उतना उसको बेचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। अगर वो 2 कार्टन हो गए तो कहेगा यार 2 कार्टन तो मैं कल बेच लूँगा, परसों 10 बिक ही जाएँगे। जब वही कार्टन उसके पास 50 कार्टन्स रखे होंगे किसी चीज़ के, तो नेचुरली उसको पुश करेगा मार्केट में, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा, बिल्कुल। एक्स्ट्रा सेल्स देगा, एक्स्ट्रा सर्विस देगा कस्टमर को जाके कि ये मेरा प्रोडक्ट लो, आप ये लो। और वो जब उसने एक बार शुरू कर दिया, उसको भी फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मैं इस बार 50 कार्टन बेच पाया हूँ, तो अगली बार मैं 75 या 100 कार्टन मैं बेच लूँगा। बिल्कुल। ये आपको साथ ये इसमें जो एफर्ट्स आते हैं वो सेल्स टीम का आता है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, पुराना डाटा दिखाए कि आपने पहले इतना बेचा था, अब इतना बेचा, अब इतना बेचना है। हुँ। तो फिर दूसरी बात एक और आती है, आप फोरकास्ट का है, सामने वाला एक आदमी काम कर रहा है, कल 10,000 कमा रहा था, आज भी 10,000 पे तो काम नहीं करेगा ना। बिल्कुल। वो भी कहेगा मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, जी। मैं और कमाना चाहता हूँ। जब वो कमाना की कुछ सोचेगा, कंपनी के सेल्स फोर्स उसको एनकरेज करेगी, उसको कन्विंस करेगी, समझाएगी, तो नेचुरली वो इसमें और एफर्ट्स करेगा। जब एफर्ट्स करेगा उसको रेवेन्यू मिलेगा, तो उसका अल्टीमेटली इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्टली वो आपकी जो अपने अपना फोरकास्ट की हुई है प्रोडक्शन प्लानिंग की, उसको सपोर्ट करेगा। तो सर इन्वेस्टर्स और बैंक्स जो हैं वो सेल्स फोरकास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? सर वो भी जब किसी को फाइनेंस करने जाते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट्स देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ कंपनी किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रही है, और कंपनी के विजन मिशन क्या है। फिर वो देखते हैं कि हम जो इनको पैसा देने जा रहे हैं कल बैड डेब्ट्स में तो नहीं चेंज हो जाएगा, हुँ। क्योंकि बैंक्स के पास अपना पैसा तो होता नहीं है, बिल्कुल। वो भी पब्लिक का पैसा है, इन्वेस्टर्स के पास भी पब्लिक का पैसा है। जी। तो वो अदर वे राउंड में पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल है, बैंक्स जो हैं, बैंक्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। अगर हमें कहीं हम स्टकअप है पैसे की वजह से, किसी वजह से, तो बैंक्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बट उसको सपोर्ट करने से पहले वो हर डॉक्यूमेंट्स को एक जो है पूरी तरह से वेरीफाई करना चाहते हैं ओके। कि उनका पैसा सिक्योर रहे। हुँ। बैंक्स वहाँ पैसा देने को आपको रेडी हैं। बैंक्स आपकी सिर्फ फोरकास्ट को नहीं देखेंगे, आपने इतना फोरकास्ट कर लिया, आपने ये प्लान्स कर लिया, ये वो प्रीवियस हिस्ट्री को भी देखेंगे। ओके। फिर प्रीवियस हिस्ट्री के साथ ये देखेंगे जो आपके ऑफिशियल्स हैं, जो उसको शीट को पूरे बैलेंस शीट को उन्होंने बनाया है, एक एस्टिमेट किया है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, अच्छा। उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अब प्रोडक्शन वाला आदमी बैठ के किसी और प्रोडक्शन करने लग जाए तो नहीं माना जाएगा ना सर। वो देखेंगे कि अगर ये 4 लोगों ने साइन किया, इनके ये इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री का है क्या है, उसको भी देखते, वो सामने लाते नहीं हैं। हुँ। वो देखिए अगर सपोज आज एक एक्स एम यहाँ पे एक एमडी हैं किसी कंपनी के, उन्होंने पहले कहाँ काम किया हुआ है, ओके। वो आपको बताएंगे नहीं, हम ये देख रहे हैं। वो पर पीछे से बैकअप में चेक करेंगे कि ये क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या इन्होंने बाकी जगह काम किया है, क्या इनकी फोरकास्ट या जो प्रेडिक्शंस हैं क्या वो कुछ वर्क करी हैं या खाली वेग प्रेडिक्शंस ही रह गई हैं। ओके। तो इस तरह से देख के उनका देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सही भी है, हमारे लिए भी सही। हुँ। अगर वो हमको जज कर रहे हैं, हमको एक वेरीफाई करने की कोशिश करें कि हम भी जो गवर्नमेंट का पैसा लें, बैंक्स का पैसा लें, उसको एक रिस्पेक्टफुली टाइमली उसको रिटर्न कर सकें, जिससे कल को हमारी भी मार्केट में गुडविल बनती है। तो सर जब कोई कंपनी अपना सेल्स पोटेंशियल जो है वो एस्टिमेट करती है, तो सबसे पहले उनको क्या चीज़ें इवैल्यूएट करनी चाहिए? सर इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट्स आते हैं। ओके।
आप तो मार्केट में हैं ही हैं, जी। देखो तो आप इवेल्यूट करेंगे ही करेंगे, क्या प्रोडक्शन करी, क्या प्लानिंग थी, क्या नहीं थी। आप उस समय मार्केट में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स कौन से आ रहे हैं, ओके। नए स्टार्टअप्स कौन से आ रहे हैं, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, आपसे पहले कंपटीटर क्या कर रहे थे, कितने एग्रेसिव थे, और आपके बाद आने के बाद कितने एग्रेसिव हो गए कंपटीटर्स। ओके। कल तक वो अकेले मार्केट में थे, तो एक नॉर्मल मार्केट कर रहे थे, नॉर्मल स्कीम्स दे रहे थे। आज आप आए हैं, आपको रोकने के लिए हो सकता है नई स्कीम्स लेके आए। हम्म। आपको ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करनी ही पड़ेंगी। ओके। आपको अपनी प्राइसिंग भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, आपको अपने डिस्काउंट स्ट्रक्चर भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर स्ट्रक्चर इवैल्यू करना पड़ेगा, आपको बेसिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजिंग प्लान इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को इवैल्यूएट करना पड़ेगा आप जब करते हैं मार्केट पोटेंशियल को देखते हुए। क्योंकि कंपटीटर्स कोई ये तो है नहीं कि आज कंपटीटर नहीं आएगा, कल नहीं, कंपटीटर कल भी आ सकता है। आपको उनकी बेसिकली आपको जो उनकी एक्टिविटीज़ पे कितनी बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी कि कुछ भी हो मार्केट में तो आपकी सेल्स फोर्स उसको इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करे। ओके। सपोज आप कहेंगे कि हमारी दिल्ली की मार्केट तो अच्छी चल रही है, पंजाब की मार्केट अच्छी चल रही है, हो सकता है किसी कंपनी ने हिमाचल में कोई और स्कीम दे दी हो। आप उसको ये मत कहिए कि आज तो यार उसने स्कीम तो हिमाचल में दी है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप दिल्ली में शुरू करो ना स्कीम, ओके। आप काउंटर करो उसको, आप हरियाणा में शुरू करो ना। आप क्यों उसकी वेट करते हो कि दिल्ली में आए तो फिर हम शुरू करें। हम्म। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। प्रेडिक्शन आपने कर दी, फोरकास्ट आपने कर दी, उसको वैल्यू कैसे करेंगे, उसको अचीव कैसे करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज सबको रखनी पड़ेंगी कि मार्केट में कंपिटिटर एक्टिविटी क्या कर रहा है, कौन कौन नए लोग आ रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात और है कि उनका यूएसपी क्या है, एक और वो भी देखिए, हम्म। उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, आप सैंपल्स, प्रोडक्ट सैंपल्स जो है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को लाके ऑफिस में दीजिए। आपको प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट, R&D के डिपार्टमेंट, उसको एवेल्यूट करेंगे कि इसमें क्या नया है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या हम नहीं दे रहे, जो वो जिसको वो यूएसपी बना के लाए हैं। तो बहुत सी चीज़, खाली सर प्राइसिंग और ये चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एवेल्यूट करनी पड़ती हैं इसको देखते हुए। ओके। एंड सर, अगर हम यहाँ बात करें तो एज ग्रुप और जेंडर एनालाइज करना अपने कस्टमर्स का, क्या ये भी चीज़ इंप्रूव करती है आपकी फोरकास्टिंग को? बिल्कुल करती है। आप एक प्रोडक्ट, सपोज कोई कंज्यूमर FMG प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हम्म। मैगी लेके आ रहे हैं, एग्जांपल लेता हूँ, तो मैगी किसको हिट करता है, बच्चों को करता है। जी। 2 मिनट्स। अब बच्चों को तो एकदम घर में होते हैं, मम्मी मुझे कुछ खाने को चाहिए। अब खाने को कुछ भी बनाने को तो टाइम लगता है। तो मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है, सामने नजर आता है उस मदर को कि ये तो 2 मिनट में बन जाएगा, सब कुछ रेडी है। अच्छा, 2 मिनट्स मैगी, इसीलिए उसको लाया गया। हम्म। फिर आपको कोई प्यास बन लगती है, आपके लिए रसना लाया गया, पैकेट लाई डाली और एक रेडी टू ड्रिंक हो गया। तो ये किड्स को प्रोडक्ट्स हो गए। फिर लेडीज़ के प्रोडक्ट्स आ गए। अब मेकअप देना, किट देनी है, कहीं जाएंगे, फेशियल कराना पड़ा, ब्लीचिंग करानी है, आप उनको रेडीमेड एक किट दीजिए, उसमें हर चीज़ दीजिए, ब्लीचिंग दीजिए, फेशियल दीजिए, सब कुछ दीजिए किट में। उसको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लेडी को घर पे रेडी होके जाएगी। तीसरी चीज़ और है, आप अगर सपोज अब मार्केट में जाते हैं, कलर कराते हैं, कटिंग कराते हैं, कलर करते हैं, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। अब आपको पास मार्केट में जाने का, बार्बर के पास जाने का टाइम नहीं है, पर आपको कल मीटिंग है आपकी, हम्म। आपके घर में इंस्टेंट कलर का पैक शीशे पड़ा रखा हुआ है, जी। आप उसको रात को लगाएंगे और आप कलर करके चले जाएंगे। आपको बार्बर को देखने की ज़रूरत नहीं है कि रात को 10 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं यार। बिल्कुल। तो जेंडर है, एज है, टारगेट ऑडियंस क्या है मेरे, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। ओके। बट सर, अब जैसे हम हर पॉडकास्ट में बात करते हैं कि आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, अभी की जो है ऑडियंस का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है रैपिडली। तो क्या फोरकास्टिंग अभी पहले से थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है या अभी भी सेम ही है? सर मैं ना डिफ़िकल्ट कहूँगा ना सेम कहूँगा, ये विजिलेंट है। आपको फोरकास्टिंग आपने ये करा है कि मैंने शैम्पू बेचना है, कितने टन बेचना है। आपको वीकली, मंथली, बाई मंथली आपको ये हमेशा इवैल्यूएट करते ही रहना पड़ेगा। क्यों? आज जब से ग्लोबली हुआ है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कस्टमर को
एक से एक नया प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट कॉस्ट मिल रही है, उसको हर नए फीचर्स मिल रहे हैं, उसको डिलीवरी टाइम मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। कस्टमर आपकी शॉप पे आने से पहले या किसी भी पोर्टल्स पे जाने से पहले वो 10 जगह देखता है मार्केट में प्रोडक्ट कहाँ है, कहाँ-कहाँ प्रोडक्ट्स क्या-क्या अवेलेबल है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी गारंटी वारंटी क्या है, इसके रिव्यूज़ क्या है, किस तरह से है, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदता है। आपको ये हमेशा आज मार्केट में प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं, फोरकास्ट आप कर रहे हैं, बट हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में कंपटीटर्स कौन है। अब कंपटीटर्स आपके नेशनली नहीं है सर, अब ग्लोबल कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन है। आज अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से ही सामान मँगाएँगे, किसी दूसरी पोर्टल से भी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने लिए कस्टमर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको मिल जाएगा, जब उसको बाहर से प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। तो आपको अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे उस स्टैंडर्ड्स पे आपको लाना पड़ेगा, उस फीचर्स में लाना पड़ेगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट सोचे कि हाँ, ये प्रोडक्ट इंडिया में मिल रहा है और मुझे ईज़िली मिल रहा है, फिर मैं यहाँ से परचेज़ करूँ। ओके, तो अब सर थोड़ा-सा टेक्निकल पार्ट इसको समझते हैं कि जब कोई कंपनी अपना सेल्स फ़ॉरकास्ट प्रिपेयर करती है, तो किस तरह से प्रिपेयर करती है? क्या उसके स्टेप्स होते हैं? सर पहले जो होता है, सबसे पहले तो देखती है मार्केट पोटेंशियल देखती है। मार्केट पोटेंशियल का मतलब है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट सब कंपनीज़ को अवेलेबल है, इतने हज़ार करोड़ की मार्केट है। उसके बाद वो देखती है कि मेरे को क्या अवेलेबल है, मैं कितना बेच सकती हूँ या कितना इस पर्टिकुलर टाइम में मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है सर। फिर वो मार्केट से डाटा लेती है कि मेरे कंपटीटर्स जो हैं वो कितना बेच रहे हैं, ठीक है सर। आपने करा, फिर वो देखती है कि कहाँ कहाँ गैप है। सपोज मैं एक मार्केट में अवेलेबल हूँ, 2 मार्केट में अवेलेबल, 3 मार्केट में अवेलेबल हूँ, मेरे को ये 4 5 10 मार्केट्स मेरी हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ। वो देखती है उस मार्केट में अगर मैं जाता हूँ लेके प्रोडक्ट्स को, तो कंपटीटर्स अवेलेबल हैं क्या ऑलरेडी, और कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर मैं वहाँ दूसरी मार्केट में जाता हूँ तो क्या प्रोडक्ट्स बिक रहा है, और दूसरी बात, क्या वहाँ प्रोडक्ट जाने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंपनी का ना होने से पहले, क्या जो रिटेलर्स हैं उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं किसी दूसरी मार्केट से लाके। ओके, हो सकता है प्रोडक्ट कोई आपकी नज़दीक की मार्केट में मिल रहा है, उस पर्टिकुलर मार्केट में नहीं मिल रहा, पर कस्टमर को लगा है प्रोडक्ट बिक रहा है, डिमांड आ रही है, तो दूसरी जगह से प्रोडक्ट ले आता है, बेचता है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए आपको ये सब काम करने पड़ेंगे सर। आपने ये देखा, इसके बाद फिर आपने देखा कि क्या नए एंट्रेंट्स और कौन से आए हैं मार्केट में, किस किस जगह पे आए हैं, उनको सक्सेस रेट क्या मिला है, वो क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट में, मेरे से कितने तक वो कम्पीट कर सकते हैं, किस लेवल पे कम्पीट करते हैं, उनका यूएसपी क्या है। आपको सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं करनी सर, आपको पूरी आंखें हर डायरेक्शन से खोल के देखनी है। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्शंस नहीं देखनी, अपनी सेल्स नहीं देखनी, आपको मार्केट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी तरह की, आपको उस हर एक्टिविटी पे ध्यान करना है, और हर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इसको करते हुए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिर आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आ जाता है सर। जिसको आप कर रहे हैं उसको सब सर्विस दीजिए, आप नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढिए, नई मार्केट्स करिए। जी, कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपटीटर्स को कम्पीट करने लग जाते हैं। आप कम्पीट मत करिए, आप अपनी मार्केट ढूंढिए ना, अपनी मार्केट देखिए, अपने एफर्ट्स देखिए, आप कहाँ अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में कर सकते हैं। ओके। तो एक बार और सर, आपके एक्सपीरियंस में आपने अभी तक ऐसी क्या गलतियाँ देखी हैं कि जब कोई अपनी सेल्स फ़ॉरकास्टिंग रेडी करता है, तो क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जो वो आगे जाके बड़ा इम्पैक्ट करती हैं? सर सेल्स फोरकास्टिंग हर कंपनी करती है, उसमें यही आ जाता है कि कंपनी टाइम के हिसाब से अपने को चेंज नहीं करती। ओके, मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से नई स्कीम्स को फॉर्मुलेट नहीं करती, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉर्मुलेट नहीं करती, उसी पे चलती रहती है। नई कंपनी उसके प्रोडक्शन के साथ साथ हो सकता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है कुछ पैकेजिंग पुरानी है, कंपनी पैकेजिंग को भी इम्प्रूव नहीं करती, पैक साइज़ को इम्प्रूव नहीं करती। मटेरियल जो प्रोडक्शन का है, जो आउटर जिसमें पैक्ड मटेरियल है, वो जल्दी डैमेज हो जाता है, उसको कंपनी नहीं सोचती। ओके, फिर प्राइसिंग है, फिर स्ट्रेटजी है, फिर आपको रिटेल लेवल पे देखना है। आपने प्रोडक्ट देख दिया, चलो प्रोडक्ट बना दिया, कर दिया, सब कुछ अच्छा है, आपने दे भी दिया। कस्टमर को कैसे पता चले कि आपका प्रोडक्ट इस शॉप पे अवेलेबल है? हुँ, वहाँ पीओपी दीजिए, वहाँ साइन बोर्ड लगाइए, वहाँ पोस्टर्स लगाइए। ये सारे स्टेप्स जो हैं सर, आपकी सेल्स फोरकास्ट को सपोर्ट करते हैं। ओके,
मैं फिर ये कहता हूँ, अपने कंपटीटर्स को देखा, आपने उनकी स्कीम्स को देखा, आपने न्यू एंट्रेंट्स को देखा, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आपने अपने सेल्स फोर्स को इम्प्रूव किया, वर्किंग इम्प्रूव कराई, आइटनरी को इम्प्रूव किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इम्प्रूव किया, हर चीज़ को स्ट्रेंथन किया। मार्केट में ये देखा कि कहीं भी और स्टॉक नहीं है, कहीं भी शॉर्ट एक्सपायरी स्टॉक्स नहीं है, हर जगह फ्रेश स्टॉक्स है। जो स्टॉक्स मार्केट में रखा हुआ है वो प्रॉपरली, क्या जो पैकेजिंग है डैमेज तो नहीं है कि किसी भी लेवल पे, उस इंश्योर करने के बाद ये सारे एफर्ट्स आपकी सेल्स फोरकास्ट को सपोर्ट करते हैं सर। ओके, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे पॉडकास्ट के लिए, इतनी अच्छी कन्वर्सेशन के लिए। आई होप कि मेरी तरह हमारी ऑडियंस को भी ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और अच्छे से उनको आगे कोई भी फोरकास्ट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मेरी एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें, अपने व्यूज़ दें कि हम उसको और अच्छा सा आगे उनको शेयर कर सकें।